Thank you, sir. Thank you very much. Now, Sri Uday Pratap Singh ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आज लंबे समय के बाद ये सदन दोबारा से अपनी गति से चालू हुआ है। सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब का और पूरे सदन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पूरा हिंदुस्तान बहुत आस भरी उम्मीदों के साथ हमको यहां भेजता है इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए, उनके निर्णय कराने के लिए। महंगाई पर आज सभापति महोदय यहां पर चर्चा स्थापित की गई है और आदरणीय मनीष तिवारी जी और विपक्ष में हमारी बैठी कनिमोई जी वगैरह ने बड़े महत्वपूर्ण चीजें सामने रखी। मुझे लगता है महंगाई के ऊपर चर्चा करने के पहले हमको कई चीजों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ी हैं, मैं अगर शब्द लगा रहा हूं, अगर बढ़ी हैं तो उनके पीछे कारण क्या है? भारत में अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो उसके प्रभाव कैसे हैं? कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने कदम क्या उठाए? कोविड-19 महामारी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती थी, 2.5 वर्ष 3 वर्ष पूरा संघर्ष किया पूरी दुनिया ने, उसने क्या प्रभाव छोड़े? रूस और यूक्रेन के बीच में जो आज युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद पूरी दुनिया पर उसका क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ रहा है? चीन जो एक अपनी आंतरिक व्यवस्था के साथ संघर्ष कर रहा है, और वहां पर जो मांग और पूर्ति का जो एक असंतुलन हुआ है और बाहर से मांग जो बढ़ी है, उसके कारण दूसरे देशों से जो निर्यात की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे कि वस्तुओं की कमी आने के कारण जो कीमतों में वृद्धि हुई है, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, मनीष तिवारी जी ने कहा था कि हमने 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालकर उनको ले गए थे और माननीय मोदी जी की सरकार में वो दोबारा से गरीब हो गए। कनी मोदी जी ने कहा कि देश में गरीब बहुत संकट में है, 300 रुपए उसको मजदूरी मिलती है और उसका घर नहीं चल रहा। मनीष तिवारी जी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में 92 पूंजीपतियों के पास जितना धन है उतना 55 करोड़ लोगों के पास, गरीब लोगों के पास। मैं सभापति जी ये बात इसलिए कह रहा हूं, यही सब कारण तो हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी इतने संजीदगी के साथ इस देश को बनाने में लगे। अगर ये सब कारण नहीं रहे होते तो मोदी जी ने ये नारा क्यों दिया होता? सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। सबको समान करना है, गरीब को ऊपर ले जाने का काम करना है, मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग की तरफ ले जाना है। यही चुनौतियां तो थी जब तो प्रधानमंत्री ने इन चीजों को सामने रखकर एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको रखा और काम करना चालू किया। हम कैसे भूल सकते हैं कि लॉकडाउन के समय पूरे दुनिया में हर चीज की जो आवश्यकता थी उसको पूर्ति असंभव थी। उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को घर घर भेजने का काम किया और हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं आने दी। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के बाद की चुनौतियों से पूरी दुनिया जूझ रही। आज कम से कम हम स्थिति में हैं कि सामान्य रूप से इस देश को हम चला पा रहे हैं, तो उसके लिए हम अपनी सरकार और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। लगभग हर हमारे स्पीकर ने, सभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में कहा। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करना चाहता हूं, अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत पैनिक नहीं होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में एक साथ 8 से 10 रुपए लीटर की छूट का ऐलान एक दिन में क्यों करते? उनको इस बात की चिंता थी कि पेट्रोल और डीजल का दाम कहीं ना कहीं हमारे मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को कहीं चुनौती के रूप में सामने आ रहा, तभी तो उन्होंने एक साथ इसको कम करने का काम किया था, हमारी शुल्क कम करने का काम किया था। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भाजपा शासित राज्यों ने भी उस समय 2 से 2.5 रुपए लीटर के हमारे दाम कम करने का काम किया था। किसने मना किया था कि पश्चिम बंगाल में दाम कम नहीं करना? किसने कहा था कि राजस्थान में ड्यूटी कम नहीं करना? आज भी मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे महंगा अगर पेट्रोल कहीं मिल रहा है तो जयपुर के अंदर मिल रहा है। उसमें सरकार किसकी है ये बताने की आवश्यकता नहीं।
मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूपीए के 10 सालों में हम 70 साल का हिसाब नहीं मांग रहे। हम 10 वर्षों में यूपीए के अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो उनकी बढ़ने की दर थी 116%। उसकी तरफ शायद अतीत में ये अध्ययन नहीं करना चाहते या उसको जानबूझकर सदन के सामने नहीं रखना चाहते। और हमारी एनडीए सरकार में अभी 7-7.5 वर्ष में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो दर है उसकी बढ़ने की गति जो है वो 16 से 17% है। केवल 116% और 16 से 17%। ये मेरे आंकड़े नहीं, मैं अर्थशास्त्र का व्यक्ति नहीं हूं, इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन अपने अध्ययन आंशिक ज्ञान के आधार पर यह कह सकता हूं कि ये बातें पब्लिक डोमेन में है, सब लोगों के सामने। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, अगर पेट्रोल और डीजल की इतनी चिंता है और जैसा अभी हमारे विपक्षी दल के कई सदस्यों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आड़ में वित्त मंत्री जी चीजों को छिपाने का काम करती हैं, तो एक बार अच्छे मन से जाएं जीएसटी काउंसिल में और वह प्रस्ताव रखें कि इस देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो जीएसटी के दायरे में लाना है। और भारत सरकार जो जिस तरह जीएसटी का वितरण राज्यों को राज्यवार करती है उस तरह से जीएसटी से प्राप्त पैसे को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पैसे को पूरे देश में समान दर से वितरित किया जाएगा। ये तय क्यों नहीं कर लेते कि पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में शामिल करें। जो राज्यवार कालाबाजारी होती है, एक राज्य में कीमत ज्यादा है दूसरे में कम है, उस कालाबाजारी से भी मुक्ति मिलेगी। और जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं महंगाई के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, उससे भी मुक्ति मिलेगी। देश में आधे में अगर हम हैं राज्यों में सरकार, तो आधे में विपक्षियों की सरकारें भी हैं। ये कठिन निर्णय है, क्यों नहीं करते अगर विपक्षी दलों की इतनी चिंता है देशवासियों की। तो माननीय सभापति महोदय, मुद्रास्फीति की बात हमारे कई साथियों ने करी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति अगर हम बहुत पुराने समय के आंकड़े निकालते हैं और आज माननीय मोदी जी की सरकार तक अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो 1973 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के समय अगर 16.9 मुद्रास्फीति की दर थी, 74 में 28.6 थी और 91 में आकर 14% थी। और फिर जब माने हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार जिस समय जाने वाली थी उस समय मुद्रास्फीति की दर 11.6 थी। जो बाद में प्रधानमंत्री जी ने जब देश की कमान संभाली 2013-14 में तो घटकर 6.67 आ गई और 2018-19 में तो 3.9 थी। कोविड के समय पूरी दुनिया जब संघर्ष कर रही थी ये दर हमारी बढ़ी है, 6.8 हुई है। और आरबीआई का मानना है आज की तारीख में कि अगर ये 5.5 के आसपास रहती है तो एक आइडियल दर इसको हम मानते हैं जिस पर हमारी सरकार कर रही है। लगभग उसी के आसपास ये सरकार इस दर को नियंत्रित करने का काम कर रही। मैं जो आंशिक महंगाई है उसको जस्टिफाई नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत में जब अव्यवस्था होती है तो कहीं ना कहीं इन चीजों का सामना देश को करना पड़ता है, समाज को करना पड़ता है। लेकिन सरकार उसके क्या कर रही है, सरकार उसकी किन चीजों में चिंता कर रही है, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आज स्टील की बात करी, स्टील और प्लास्टिक उद्योग में अब कच्चे माल पर आयात शुल्क में अगर कमी सरकार ने की है तो किस वजह से की कि महंगा स्टील इस देश में ना मिले, स्टील सही दरों पर मिले। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो गरीब जिसका प्रधानमंत्री आवास बन रहा है उसको सही दाम पर स्टील मिले, इसके कारण ही तो आयात शुल्क में कमी की है। और आज आप पूरा देश देख रहा है कि स्टील में लगातार कीमतों में गिरावट आई है और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी आने के बाद में हम फिर पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज स्टील के जो उत्पाद हैं, उत्पादों के ऊपर निर्यात शुल्क लगाया गया है जिससे चीजें बाहर न जाएं, हिंदुस्तान का माल हिंदुस्तान में रहे। आयात शुल्क में कमी की है। खाद्य तेलों में चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने 20 लाख टन सोयाबीन का कच्चा तेल और सूर्यमुखी के कच्चे तेल को शुल्क मुक्त अनुमति प्रदान की है आयात को। तो यह इसलिए की है कि तेलों के दाम न बढ़े। आज उज्ज्वला गैस की हम बात करते हैं माननीय सभापति महोदय। उज्ज्वला गैस अगर गैस में लग रहा है कि इसकी दर महंगी है, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए की राज्य सहायता देने का काम किया। अगर इसके दाम ठीक होते तो राज्य सहायता की आवश्यकता नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री को चिंता हुई तभी उन्होंने राज्य सहायता यहां पर प्रदान की। और जब यूपीए 2 में हम लोग यहां बैठते थे, अधीर रंजन जी आपको याद होगा
कि उस समय इस बात के लिए संघर्ष होता था कि एक साल में सरकार ने घोषणा की कि हम 6 से 8 सिलेंडर देंगे, और जिद्दोजहद से सदन में चलती थी कि एक 6 से 8 नहीं, आप 12 सिलेंडर दीजिए। आखिर अचानक क्या हुआ कि यूपीए 2 में सिलेंडर की संख्या की बात करते थे, और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में इस बैरियर को खत्म किया है, और पूरे हिंदुस्तान में जब जिसको जितना सिलेंडर लगे वो उपयोग कर सकता है। और इसके साथ 9 करोड़ उन गरीब महिलाओं के घर के चूल्हे में फ्री में गैस का सिलेंडर कनेक्शन भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। एक तरफ सिलेंडरों की संख्या हम बताते थे, और आज असीमित 9 करोड़ महिलाओं को। और सबसे महत्वपूर्ण सभापति महोदय, अभी जो सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो महिलाएं छूट गई, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, जो लेकिन गरीब परिस्थिति की है, उनको लगता है इन पेपर्स के कारण उनको गैस का सिलेंडर चूल्हा कनेक्शन नहीं मिल पा रहा सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी 1 करोड़ महिलाओं के लिए कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ वो कहें कि मैं गरीब परिस्थिति की हूं, मुझे इसकी आवश्यकता है सहायता की, 1 करोड़ महिलाओं के लिए अलग से ये प्रावधान किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पेट्रोलियम मंत्री और प्रधानमंत्री जी का। सभापति महोदय, सरकार चीनी की महंगाई की बात कर रहे हैं। चीनी के निर्यात के संबंध में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 100 लाख टन की सीमा निर्धारित की है। यह सुनिश्चित किया जा सके कि अक्टूबर में जब चीनी का सीजन शुरू होगा तो 3 महीने की खपत को कवर करने के लिए सरकार के पास भंडारण रहे। 100 लाख टन की कैपिंग हमारी सरकार ने की है। यह केवल इसलिए कि इन कीमतों को नियंत्रित हम कर सकें। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमतों को कम करने के लिए गेहूं के निर्यात पर हमने प्रतिबंध लगाया है। चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त सरकार किसानों को उर्वरक पर 1,10,000 करोड़ की अतिरिक्त राज सहायता देने के लिए सरकार ने तैयारी की है। अगर सरकार चिंतित नहीं होती, देश की 65 से 70% आबादी किसानों की है। सरकार उन 65% आबादी की चिंता के कारण सरकार ने जो निर्णय लिए, आप देखिए 2011-12 में जो समर्थन मूल्य था हिंदुस्तान में चने का 2800 रुपए था। आज मोदी जी की सरकार ने उस समर्थन मूल्य को 2800 से बढ़ाकर 5200 रुपए अगर किया है, उसी 65% की आबादी की चिंता के कारण तो किया है। आज मसूर का 2011-12 में 2700 रुपए समर्थन मूल्य था। तो समर्थन मूल्य की बात करते हैं, 70 सालों में समर्थन मूल्य 2700 रुपए मसूर का पहुंचा था, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल 2021-22 में उसको 5300 रुपए 5300 रुपीस पर लाकर खड़ा किया है। लगभग दुगने के बराबर समर्थन मूल्य को भेजा है। अरहर 3000 रुपए समर्थन मूल्य था 2011-12 में, आज 7000 रुपए के आसपास है। लोग गरीब की थाली से दाल गायब होने की बात करते हैं। वो 65% आबादी इस देश की जो मूंग का उत्पादन करती है किसान की, उसके समर्थन मूल्य को 3000 रुपए से 7300 रुपए 7300 अगर किसी ने किया है तो हमारी एनडीए की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान का जो अनाज महंगा होता है, ये कई बार मीडिया के मित्रों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं सदन के माध्यम से, जैसे ही अनाज महंगा होता है इस देश में एक साथ आवाज आती है कि कोई कहता है गरीब के घर से आटा गायब, कोई कहता है किसान अपना गरीब की थाली से आपकी दाल गायब। मैं आग्रह करना चाहता हूं, जब 65% आबादी उत्पादक है इस देश की, किसान, छोटा किसान, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा, अब आई एम ओनली सेकंड स्पीकर सर। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, देश की 65% आबादी जब खेती पर निर्भर करती है, 65% आबादी किसानी पर निर्भर है, तो उसका अनाज अगर महंगा होता है तो इसमें हमारे पेट में दर्द होने की क्या जरूरत है? ये क्यों चिंता का विषय? किसान की जेब में पैसा जाएगा, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, किसान की जेब में पैसा जाता है, वही पैसा निकल के बाजार में जाता है। उसी पैसे से स्टील खरीदता है आदमी, उसी पैसे से दालें खरीदेगा, उसी पैसे से आटा आएगा, उसी किसान के पास जो व्यक्ति मजदूरी करता है उसको मजदूरी के माध्यम से पैसा जाएगा, सरकार के मनरेगा के माध्यम से पैसा जाएगा। जब बाजार में पैसे का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए, अगर बाजार में पैसा घूमता रहेगा तो आंशिक महंगाई भी व्यक्ति के लिए चुनौती नहीं होती अगर उसके पास पैसा है। और सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है, किसी भी सेक्टर में पैसे की कमी नहीं आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर सड़क बनती है, सड़क बनेगी, व्यापारी का स्टील बिकेगा, सड़क बनेगी, प्रधानमंत्री आवास बनेगा, सीमेंट उद्योग चलेगा, वो चलेगा तो हमारे कारपेंटर को काम मिलेगा, बिजली का सामान बिकेगा, कलर बिकेगा, मजदूरी मिलेगी। मतलब कितनी चीजें हैं जो इस रुपए के पीछे चलती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम अगर हमारी सरकार ने किया है
तो आम आदमी की, किसान की, जरूरतमंद की, गरीब के पास पैसे की कमी ना हो, बाजार में पैसा चलता रहे। इस चुनौती को सरकार ने अगर सहजता से पार किया है तो मैं उसके लिए भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी चुनौती थी 2013-14 के बाद इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की। इस चुनौती को अगर सफलतापूर्वक किसी ने पूरा किया है, हमारे देश के जननायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। आज हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हो, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। जबकि दूसरी सरकारें चल रही हैं, आप देख रहे हैं, कहीं 50 करोड़ जब्त हो रहे हैं, कहीं 100 करोड़ जब्त हो रहे हैं, कहीं गाड़ी में एक करोड़ रुपए गाड़ी के अंदर, हम गाड़ी में 5,000 रुपए रख के ले जाने में सोचते हैं क्या करेंगे, कार्ड है उसका उपयोग कर लेंगे। लोग 50-50 लाख रुपए लेके गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं। ये चुनौती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब को घर देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण इस देश में उस गरीब के पास, बड़ा आदमी अपना मकान, अपनी जमीन उसके अंदर मॉर्गेज करके बैंक से पैसा ले सकता था, संपत्ति अपना रख के कर्ज ले सकता था, लेकिन गरीब के पास इस तरह का कोई कागज नहीं होता था, अधिकार नहीं होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब को जिस जगह पर वो रह रहा है उसको भू अधिकार देने का काम किया है, और उस अधिकार पत्र को भी बैंक में वो रहन रख सकता है, बैंक में रख के पैसा उठा सकता है। इसको भी एक बड़े मदद के रूप में इस देश में हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब के लिए की है। किसान को एमएसपी दी है, सम्मान निधि दी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अति निम्न वर्ग है जिसके लिए लोग चिंता कर रहे हैं। आप केवल भाषण देते हैं विपक्ष के लोग, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी, फुटपाथ पर काम करने की विपरीत परिस्थितियों में अगर महंगाई बढ़ी है, कोविड के कारण अगर देश में थोड़ा बहुत ये कुप्रबंधन हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को भी सीधी मदद करने का अगर काम किसी ने किया है, हमारे देश की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, आज आयुष्मान अगर लाए, देश में अगर गरीब की चिंता नहीं होती, गरीब के पास पैसे की कमी है, इसीलिए तो आयुष्मान लेकर आए। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम, सबसे बड़ा मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम अगर किसी ने दिया है, हमारे हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज आयुष्मान से करोड़ों लोग इस देश के कवर हुए हैं। नौजवान की चिंता करते हैं माननीय सभापति महोदय, नौजवान की चिंता है, इसलिए तो स्टार्टअप चालू किया। एक स्टार्टअप जो नौकरी के लिए नौजवान भागता था, स्टार्टअप के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार काम करी। भाजपा शासित राज्य जो है, मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश की आपके सामने 1 मिनट के अंदर रखना चाहता हूं। हमारे राज्य में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमारे किसी साथी ने बात की थी, हमारे यहाँ बेटी के जन्म पर 1,20,000 रुपए की एफडी कराते हैं। बेटी की शिक्षा फ्री है, 10th के पास उसको गाड़ी देते हैं, 12th के बाद में उसको स्कूटी देते हैं। बिटिया अगर मेडिकल पढ़ने जाए, किसी भी क्षेत्र में पढ़ने जाए, उसको उसकी फीस जमा करने का काम सरकार करती है। उसके विवाह में 52,000 रुपए 51,000 रुपए खर्च करने का काम करती है। बिटिया प्रेग्नेंट होती है तब उसे देने का हम काम करते हैं। वो बच्चे को जनती है, उसके बाद बच्चे के जन्म के बाद माँ को लड्डू खाने को मिले, इस बात के लिए सरकार पैसा देती है। जन्म से मृत्यु तक मदद करने वाली हमारी सरकारें हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके सामने मैं यह आग्रह कर रहा हूं। साथ ही अंत में कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार गरीबों की, किसानों की मदद की है। मैं इस सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। हमारी सरकार का जो निम्न मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, वो हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। वो निम्न मध्यम वर्ग जिस दिन इस देश में आर्थिक रूप से एक व्यवस्थित चलने लगेगा, मुझे लगता है कि हमारी चुनौती खत्म हो जाएगी, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा इस समय उम्मीद रखता है सरकारों से। मैं भी इस सदन के बाद आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भविष्य में हमारे इस निम्न मध्यम वर्ग के साथियों की तरफ से भी हम उनको भी और राहत देने का काम करेंगे, जिस तरह से गरीब और किसान की हमने मदद की है। अंत में ये कहते हुए, हमारे मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी की जो देश के लिए चिंता है, मैं 2 लाइन में कहना चाहता हूं। अधीर रंजन जी, मोदी जी जो सोचते हैं देश के लिए, क्या सोचते हैं? तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मोदी जी की जो सब भावना है, तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मसला सिर्फ मोहब्बत का ही नहीं, मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, तेरी फिक्र का भी है, देश की फिक्र का, तेरी श्री कल्याण बनर्जी। थैंक यू।